हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बेटा एक न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लेके आया हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में यहाँ से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, 4 मार्क्स का मिल जाता है, छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर का। तो अकाउंट में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, उस नए पार्टनर के एडमिट होने से हमारे अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजिंग आ जाएगी, किस तरह के हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, क्या जनरल एंट्रीज होगी, कैसे बैलेंस शीट बनेगी, वो सब तमाम बातें अपने को इस चैप्टर में करनी है। तो अपन थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो क्यों उसकी जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। बेटा एक पार्टनर हमारे पास एक्स है, एक पार्टनर वाई है। ये दो पार्टनर हमारे पास फर्म में काम कर रहे हैं और इनको करते हुए से बिजनेस में 10 ईयर्स हो गए काम करते हुए, 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं अपना। और आज इनको एक न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ जाती है, उसको हम लोग एडमिट करेंगे। नेम है से कॉल्ड जेड पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों एडमिट कर रहे हैं, क्या नीड है, हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हम लोग एडमिट कर रहे हैं। क्या इन दोनों से काम नहीं चल रहा। सर काम तो चल ही रहा है, प्रॉफिट तो ये लोग कमा ही रहे हैं, बट जेड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं जेड पार्टनर को एडमिट करने के लिए। तो फर्स्ट हो सकता है कि एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर ने जो बिज़नेस में पैसा लगा रखा है उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल की। अगर बिज़नेस को फर्म को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो हो सकता है कि कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो जेड को एडमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो सकता है कि क्यों जरूरत पड़ रही है, अपने को न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा जेड, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो अपने को है वो रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल इन लोगों के पास एक लिमिटेड कैपिटल है और कैपिटल की अगर अपने को ज़रूरत है तो एक न्यू पार्टनर फर्म में अगर आएगा तो पैसे लेकर आएगा। तो इस वजह से भी हम लोग उसको बुला सकते हैं। नेक्स्ट, जो न्यू पार्टनर फर्म में तुम एडमिट करना चाहते हो, वो एडमिट आप क्यों करना चाहते हो। उस पार्टनर की अपनी खुद की एक गुडविल है, खुद की उसकी एक रेपुटेशन है, उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि अगर जेड पार्टनर आपके साथ इकट्ठा हो जाए, मिलकर काम करे, तो सर इसकी वजह से आपकी फर्म की भी रेपो बढ़ जाएगी और आप प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा पाओगे। ये भी एक रीज़न होता है किसी एक न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी हो तो हम उसको ले आते हैं। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार हमारे पास कोई एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को हमारे साथ काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग एम्प्लॉयर हैं, वो हमारा एम्प्लॉई है। उस एम्प्लॉई की क्वालिटी को देखते हुए हमने उसको ऑफ़र कर दिया कि तुम भी पार्टनर बन जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार हम अपने एम्प्लॉई को, अपने स्टाफ को, जो हमें लगता है कि हमारे लायक है ये, तो उसको भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म में ले आते हैं। बट ध्यान रखने बात यह है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है, मीनिंग जेड फर्म में जब आएगा, वो तभी आ पाता है जब एक्स की और वाई की एक फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट का मीनिंग है इसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। से एक्स कहता है कि जेड फर्म में आ जाए, वाई कहता है कि नहीं आना चाहिए, तो ये जेड नहीं आ पाएगा। जेड फर्म में तभी आ पाता है जब एक्स और वाई दोनों के दोनों उसको फ्री कंसेंट, बिल्कुल आराम से उसको लाने में इंटरेस्टेड हो। इनमें से एक का भी अगर सिस्टम नहीं बन रहा है, एक को कहता है कि नहीं लेके आना, तो वो नहीं आ पाएगा। तो पहली बात तो अपन देख ले कि न्यू पार्टनर फर्म में तभी आता है जब उन दोनों पार्टनर की कंसेंट हो, मीनिंग ओल्ड पार्टनर की कंसेंट हो। ऐसे बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर की कंसेंट हो। क्यों जरूरत पड़ रही है, सर कैपिटल इनके पास एक लिमिटेड थी, कैपिटल की जरूरत पड़ रही है तो इसको एडमिट कर लिया गया। इसकी एक मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है,
इसके हमारे साथ ऐड होने से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, ये भी हो सकता है। और काफ़ी बार ऐसे भी देखने में आता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कोई एक एम्प्लॉई है, एक स्टाफ मेंबर है और वो स्टाफ काफ़ी अच्छा काम करता है, तो हम लोग उसको पार्टनरशिप फर्म में ले आते हैं। अब बात आती है बेटा, ये तो हमें ज़रूरत पड़ गई इस वजह से। नेक्स्ट आता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब न्यू पार्टनर आ जाएगा तो अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या करने हैं, हमारे पास क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ओवरव्यू देता हूं पहले कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने क्या होंगे। जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसके एडमिट होने से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या चेंजिंग आ जाएगी, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करता हूँ, जो पूरे चैप्टर में हमें करना होगा वो मैं आपसे पहले एक बार आज की क्लास में मैं ये डिस्कस करता हूँ कि हमें अल्टीमेटली करना क्या होगा। ठीक है सर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक पार्टनर एक्स होता है और एक वाई होता है। जब ये दो पार्टनर होते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई रेशो तो होती है बेटा, कोई ना कोई रेशो है जिस रेशो पे काम कर रहे हैं। वो रेशो से 3:2 है। 3 और 2 का मीनिंग आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 3/5 × 100 मीनिंग 60% एंड 2/5 × 100 मीनिंग 40%। इसका मीनिंग है इसका जो रेशो है वो 60% है, इसका जो रेशो है वो 40% है। एक्स और वाई दोनों पार्टनर 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। आज एक न्यू पार्टनर फर्म में आना चाहता है जिसका नाम जेड है, और जेड अगर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो पहले मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर हुआ करते थे, उनके पास इतना पैसा ये कमाते थे। इससे मान लीजिए एक ब्रेड है, अगर ब्रेड है तो इसका रेशो की अगर बात करते हैं तो 3:2 था। इसका मीनिंग है यहाँ पर 3 और 2 के दो पार्ट होते थे। एक प्लेट है, उसमें एक रोटी रखी हुई है, उस रोटी में से 3 शेयर ये ले लेता था, 2 शेयर ये लेता था। इसका मीनिंग है 3:2 के रेशो में डिवाइड करते थे। आज अगर एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो सर इसको अपन अगर बुलाते हैं तो कोई ना कोई शेयर तो इसको भी देना पड़ेगा। से न्यू पार्टनर को शेयर दे दिया 1/5 का। इसका मीनिंग है ब्रेड तो वही रहेगी बेटा। इसके अंदर अब एक नया पार्टनर फर्म में और आ जाएगा जिसका नाम होगा जेड। ये एक्स को मिलता था, ये वाई को मिलता था। अब जेड जब आएगा तो कुछ ना कुछ वो भी लेके जाएगा, से 1/5 है। उसके बाद कुछ ना कुछ शेयर एक्स को मिलने वाला है और कुछ ना कुछ शेयर वाई को मिलने वाला है। इसका मीनिंग है जो लोग पहले जो प्रॉफिट पहले अर्न करते थे वो 2 लोगों में डिवाइड होता था, अब नो डाउट वो 2 में डिवाइड ना होकर वो 3 में डिवाइड होगा। तो इसका मीनिंग है पहला हमारा टारगेट ये रहेगा किसी भी तरीके से जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोग एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना चाहते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा पहला ऑब्जेक्ट रहेगा, किसी भी तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लें। जो कि पहले 2 पार्टनर हुआ करते थे, आज हमारे पास 3 हो गए। तो इन तीनों की क्या रेशो होने वाली है। पहला पॉइंट है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोग निकालेंगे। बिल्कुल सर सही है कि जब एक पार्टनर फर्म में आएगा तो रेशो तो नो डाउट पहले जो 2 लोग कमाया करते थे, जो कमाया करते 2 में बटा करता, अब वो 3 लोगों में बटेगा। तो नो डाउट सर न्यू प्रॉफिट रेशो तो चेंज होगी। सर न्यू प्रॉफिट रेशो चेंज होगी तो इसका मतलब एग्रीमेंट भी चेंज होगा। सर बिल्कुल 100% एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा और जो पार्टनरशिप डीड थी उसको भी वापस लिखना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट और डीड इसमें बदलाव हो जाएंगे आपके। ये पॉइंट भी अपन ने थ्योरेटिकल देख लिया एक बार यहाँ पर। नेक्स्ट, जब कोई पार्टनर फर्म में आएगा, जेड एंटर कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर उसको कुछ ना कुछ शेयर देगा। मीनिंग पहले ये एक्स को मिलता था, ये वाई को मिलता था, तो इसको जेड को कैसे मिलेगा। इसका मतलब या तो ये दे रहा होगा या फिर ये दे रहा होगा। तो नेक्स्ट रेशो जो आएगी वो अपने पास सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी। सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है त्याग करना। इसका मीनिंग है हमें एक रेशो निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालनी पड़ती है जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम पर कोई ना कोई पार्टनर एक्स जेड के लिए सेक्रीफाइस करता है या वाई जेड के लिए सेक्रीफाइस करता है या दोनों मिलकर भी उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो नेक्स्ट रेशो जो निकलती है वो हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो निकल जाएगी। बात को समझते हैं। पहला काम हमारा होगा जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो उससे हम लोग नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करेंगे तो अपने को एक नई रेशो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पहले पॉइंट के अंदर रेशो निकलने वाली है, कोई जनरल एंट्री नहीं बनने वाली। नेक्स्ट है हम लोग सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। सर सेक्रीफाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। सर आगे हम लोग टॉपिक आएगा गुडविल का, उसके लिए हम लोग सेक्रीफाइस निकालते हैं। चलो ठीक है सर। तो न्यू प्रॉफिट रेशो आ गया। सेकंड पार्ट मेरे पास आ गया सेक्रीफाइस रेशो। थर्ड पार्ट बेटा समझने की कोशिश करना, थर्ड पार्ट क्या होगा। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं रफली लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, पहले एक्स एंड वाई पार्टनर थे।
जब जेड पार्टनर फर्म में आएगा तो बेटा इन लोगों को काम करते हुए आज 15 साल हो गए हैं। 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इनकी मेहनत की वजह से ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कमाते हैं। जो प्रॉफिट अर्न करते हैं फर्म, वो फर्म का प्रॉफिट एक्स और वाई को मिलता है। बट आज तुमने एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लिया जिसका नाम जेड है, उसको आपने 1/5 शेयर्स के लिए बुला भी लिया। जब आप इसको 1/5 के लिए बुलाओगे बेटा आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपने इतने सालों से मेहनत की हुई है, जो आपने गुडविल बनाई है अपनी, आप लोगों ने तो बहुत पुराना टाइम देखा है, तो ये तो पकी पकाई खाने वाला है। तो आप लोगों ने जो मेहनत की थी, जो आपकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आज पैसा कमा रहे हो, इस बंदे को तो वहीं कहीं ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो आप इससे कुछ ना कुछ गुडविल के पैसे जरूर लोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग इससे कुछ ना कुछ गुडविल। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमें गुडविल उससे कुछ ना कुछ चार्ज करनी है, मीनिंग गुडविल के पैसे उससे कुछ ना कुछ लेने हैं। सर गुडविल कितनी ली जाएगी, उसके लिए पहले अपने को फर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है सर। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं सर, अपन एक चैप्टर किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर याद आ गया, 5 लेक्चर आपने दिए थे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। तो वो 3 मेथड्स, नेम इज सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। वहाँ से फर्म की गुडविल निकाली जाएगी और उस गुडविल में उसका कुछ ना कुछ अपने को शेयर्स लेना होगा। तो सर यहाँ पर अपने को एंट्री करनी होगी। न्यू प्रॉफिट रेशो जब निकाली जाती है तो उससे रेशो निकलती है, सेक्रीफाइस से भी रेशो निकलती है, जनरल एंट्री नहीं बनती, गुडविल से जनरल एंट्री बनती है। ओके सर, इसकी गुडविल निकालेंगे फर्म की, और गुडविल निकालने के बाद उससे जो शेयर होगा, जैसे एग्जांपल पूरी फर्म की गुडविल 5 लाख रुपीज़ बन जाती है और न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आता है, तो पूरी गुडविल फर्म की है 5 लाख, तो 5 लाख का 1/5 1 लाख रुपये अपन उसे चार्ज कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट आ गया अपने पास, जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो अपन उसे कुछ ना कुछ गुडविल लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, सेकंड भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा सर, फोर्थ पॉइंट हमें क्या क्या करना होगा। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, मैं एक बार लिख देता हूँ। लो भाई, एक्स पार्टनर है हमारे पास और एक पार्टनर वाई है और एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है। जब ये पार्टनर फर्म में आता है उससे पहले ये चाहता है जेड कि किसी भी तरीके से जो इनके पास बैलेंस शीट है, जो इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, जो फर्म की बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट में एसेट्स भी है और बेटा लायबिलिटीज़ भी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ तुम्हें पता है कि ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ बन जाती है सर। जब नया पार्टनर कोई फर्म में आएगा तो आने से पहले ओल्ड पार्टनर कहेंगे कि भाई ऐसा करते हैं, हमारे पास जो एसेट्स रखी हुई है, या तो वो एसेट हमारे पास कॉस्ट पे रखी हुई है, या तो कॉस्ट पे है, या फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया तो वो एसेट हमारे पास बुक वैल्यू पर है। तो हमारे पास जितनी भी एसेट्स है वो कॉस्ट पे है या फिर वो बुक वैल्यू पर है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू पर है वो। सर ठीक है, जब तुम एडमिट करोगे तब उस टाइम पर वो एसेट जो हमने अपनी बुक वैल्यू पर दिखा रखी है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू तो पता नहीं क्या हो सकती है। मार्केट में वैल्यू तो बहुत चेंज हो चुकी है। जैसे 15 साल पहले हमने कोई ज़मीन परचेज़ की थी, हमने कोई लैंड परचेज़ की थी, वो सिर्फ 10 लाख रुपए की परचेज़ किया था हमने, 10 लाख रुपीज़ की परचेज़ की थी। और लैंड है सर, उसको किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो लगना ही नहीं है सर उसके ऊपर, लैंड वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। बट आज इसके जो रेट हो चुके हैं वो 5 करोड़ रुपये हो चुके हैं। तो अब नया पार्टनर फर्म में जब आएगा तो न्यू पार्टनर भी इस एसेट में अपना कंट्रीब्यूट चाहेगा कि मुझे बाद में कुछ मिले इसमें से। तो न्यू पार्टनर जब फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर उसके आने से पहले जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं, जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं, उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करवाना चाहेगा कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन, उन एसेट्स की दोबारा से वैल्यू निकाले जाए। उस वैल्यू को निकालने से जो भी इफेक्ट आएगा देख लेंगे। लायबिलिटीज़ को रीकैलकुलेट किया जाएगा, देखेंगे, दोबारा चेक करेंगे अपन, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो फोर्थ पॉइंट है कि अब नया पार्टनर फर्म में आएगा, उसके आने से पहले ओल्ड पार्टनर चाहेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन हो। तो बेटा अभी तक के हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं। नया पार्टनर फर्म में आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालनी है, और नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है आने से पहले जो उन लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, जो गुडविल बनाई है, उसका कुछ ना कुछ उससे पार्ट्स लिया जाएगा। और नेक्स्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी
कुछ ना कुछ रीवैल्यूएशन किया जाएगा, उससे प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। वो प्रॉफिट अगर होगा तो वो पुराने पार्टनरों का होगा, लॉस अगर होगा तो पुराने पार्टनरों का होगा। पुराने का मीनिंग है ओल्ड पार्टनर, और इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का मीनिंग है एक्स एंड वाई। सर ठीक है, तो अभी तक के 4 पॉइंट्स हो गए। सर अब मुझे बताओ इसमें रेशियो निकलने की एंट्री होगी? बेटा इसमें भी 100% अपनी एंट्री होगी। एसेट्स की वैल्यू कम, एसेट की वैल्यू ज़्यादा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम, लाइबिलिटीज की वैल्यू ज़्यादा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर इसका भी पूरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर नंबर 5 पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से बुक में एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। पहले न्यू प्रॉफिट रेशियो का एग्जाम्पल है, फिर सेक्रीफाइस की एग्जाम्पल है, फिर गुडविल के बहुत एग्जाम्पल हैं, रीवैल्यूएशन का भी काफ़ी टॉपिक दे रखा है। उसके बाद हम लोग नंबर 5 पे क्या करेंगे? जो पार्टनर एक्स है और जो पार्टनर वाई है, इनको काम करते हुए 15 साल हो चुके बेटा, इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट तो ये लोग एज ए ड्राइंग निकाल लेते हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट इनके पास बच जाता है। तो नंबर 5 5th पॉइंट के लिए मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इनके पास बैलेंस शीट में ये अपने पास डियर एसेट्स है, ये बेटा लाइबिलिटीज़ है अपने पास। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखी हुई है, दैट इज जनरल रिजर्व, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये कुछ प्रॉफिट है बेटा, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। इन प्रॉफिट को मैं बोल सकता हूँ दैट इज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तब जो नया पार्टनर फॉर्म में आएगा, सर ये पुराने पार्टनर का प्रॉफिट है, एक्स और वाई ने काफ़ी कुछ तो कमा के अपने पास ले गए घर में, कुछ फर्म में रिटेन करवा लिया, इनको अपन रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं। आपके माइंड में चलेगा सर ये वर्कमैन कंपनसेशन, सर इसका पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या होता है इनमें से कुछ एक कई बार प्रॉफिट बन जाता है, बच जाता है, तो वो रिजर्व की तरह ट्रीट होता है, वो हम लोग करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स होगी। तो ये प्रॉफिट एक्स और वाई ने कमा के अपने पास रख लिया। तो डियर जब जेड फॉर्म में आएगा, तो जेड जब आएगा तो ये तो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर का है, जेड की तो एंट्री हो रही है, एंट्री से पहले के प्रॉफिट है, तो सर ये एक्स और वाई के प्रॉफिट हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमारे पास पड़े हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हमारे पास जो रिजर्व्स रखे हुए हैं, जो रिजर्व्स रखे हुए हैं, उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को या रिजर्व्स को, या काफ़ी बार क्या होता है कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट का लॉस पड़ा है, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है, तो सर वो लॉस भी ओल्ड पार्टनर के हैं, प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर के हैं। नए पार्टनर के आने से पहले उन लॉसेस को और उन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि ये ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाए। तो यहाँ से भी हम लोग एक एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी एंट्री आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 टॉपिक अपने को करने पड़ेंगे। जब ये 5 टॉपिक होंगे तो अप्रॉक्स 55 अराउंड एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। अब देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर अपन 5 पॉइंट को देखें तो 2 पॉइंट में आपकी रेशो नज़र आ रही है और 3 पॉइंट में आपको एंट्री नज़र आ रही है। इसके अलावा ये लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, इनकी अपनी कैपिटल होगी, और एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो ये भी अपनी कैपिटल लेके आएगा। तो इनकी कैपिटल है, ये और लेके आएगा, इसमें भी जनरल एंट्री होगी, इसमें भी जनरल एंट्री होगी, इसमें भी जनरल एंट्री होगी। इन जनरल एंट्री का होने से हमारे जो कैपिटल अकाउंट है उस पर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 6 पॉइंट में अपने क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो नंबर 6 पॉइंट पर अपना कैपिटल अकाउंट आएगा। ये कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें इन तीनों को देखकर जो एंट्री बनेगी वो कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, इससे कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि अपने को एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक है। तो नंबर 6 पॉइंट पे तो मैं तो ये बोलता हूँ नंबर 6 पॉइंट पे अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। नंबर 7 पॉइंट पे क्या होगा, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है, मीनिंग जब जेड फॉर्म में आएगा, तो वो हर तरह का ट्रीटमेंट करने को तैयार होता है, बट वो ये नहीं पता कर पाता कि मुझे कैपिटल लेके कितनी आनी है। तो कहता है सर मुझे कैपिटल लेके कितनी आ रही है, मेरी रिक्वायरमेंट कितने, मैं कितने पैसे लेके आऊँ। तो अपनों को करना क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो हमें उसके लिए कैपिटल बतानी पड़ती है। पहले क्वेश्चन में तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कैपिटल लेके आएगा, बता देंगे, मैं स्टार्टिंग में लेके आएगा 5 लाख, और जब टॉपिक नंबर 7 करेंगे तो वहाँ पर अपनों को क्या देखने मिलेगा कि नया पार्टनर कैपिटल की अमाउंट आपसे पूछ के लेके आएगा। तो एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है, मीनिंग एक्स एंड वाई पार्टनर, तो इसको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है बेटा, ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है उसके हिसाब से
जेड पैसे लेके आएगा। जो इन दोनों की कैपिटल होगी उसके मुताबिक जेड अपना नया पैसा लेके आएगा जो कैपिटल का होगा। तो नंबर 6 पॉइंट पे तो अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें जेड की कैपिटल अपने को पता होगी। यहाँ पर क्या होगा कि एक्स की कैपिटल पता है, वाई की कैपिटल पता है, ये जनरल एंट्रीज पता है, इसके हिसाब से एक्स की नई कैपिटल आएगी, उसके हिसाब से अपन जेड से पैसे मंगवाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर से पैसे मंगवाए जाएंगे। ये 7 पॉइंट में लिख देता हूँ इसको। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, सॉरी, जो न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर, सर न्यू पार्टनर कौन से जेड, जेड की कैपिटल को बेस मानना है, जेड की कैपिटल को बेस मानना है, मीनिंग न्यू पार्टनर मीनिंग जेड की कैपिटल को बेस मानना है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अपने को देखना क्या है नया पार्टनर जब फर्म में आएगा, जब नया पार्टनर फर्म आएगा उसकी कैपिटल को बेस मान लेंगे अपन, उसकी कैपिटल को बेस मानने से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इन तीनों पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पर तो मैं कह रहा हूं कि सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है, नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, उसके हिसाब से अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई की कैपिटल पता होती है अपने को, उस कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने के बाद अपन जेड से पैसे मंगवाएंगे। और 8th पॉइंट में क्या कहता है कि जेड की कैपिटल के हिसाब से अपन ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो टोटल मिला के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें कुल मिला के 8 पॉइंट करने पड़ेंगे। जहां तक मुझे लगता है बेटा आपको ये पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने को जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्लियर, सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्लियर, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, गुडविल का बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा और नए पार्टनर की कैपिटल हमें पता ही होगी, गुडविल वगैरह सब कुछ पता होगा, तो हम लोग एक सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, बन जाता है। तो 6th पॉइंट बिल्कुल ईजी पॉइंट है, इन सबको ऐड करना है। 7th पॉइंट में क्या कहता है बेटा, नया पार्टनर फर्म में आता है तो कहता है मैं कैपिटल कितने लेके आऊँ, तो एक्स और वाई कहता है तू एक बार रुक जा, हम अपना सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम तेरे को बता दें कितने पैसे लेके आने हैं, तो तेरे को पैसे बाद में लेके आने हैं। ये सब ट्रीटमेंट तो साथ साथ हो ही जाएगा, फिर हम अपनी कैपिटल निकालेंगे और फिर अपनी कैपिटल के हिसाब से तेरे से पैसे मंगवाएंगे। वो समझ आ गया, ठीक है सर। इसमें क्या होगा कि जेड पार्टनर की कैपिटल लेके आएगा, वो इतने पैसे लेके आया, उसके हिसाब से टोटल फर्म की कैपिटल निकाली जाएगी और फिर टोटल फर्म की कैपिटल निकालने के बाद ओल्ड पार्टनर की कैपिटल उसके हिसाब से एडजस्ट करके कम और बेसी जो भी होगा अपन काम करेंगे। उसके बाद बेटा बैलेंस शीट तो बना ही लेंगे। तो बैलेंस शीट कब बननी स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ तक कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट समझेगा, टॉपिक नए नए टॉपिक आते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बन जाएगी, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बन जाएगी। एग्जाम के पॉइंट हुए सर, एग्जाम में यही टॉपिक ज़्यादा आते हैं, नंबर 6th पॉइंट, नंबर 7th पॉइंट और नंबर 8th पॉइंट। टीचर की टेंडेंसी ये होती है कि ये दी जाए कि नए पार्टनर के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकाली जाए, फिर पूरी फर्म में से एक्स से कितने बनेंगे, वाई के कितने बनेंगे, कितने उसके हैं, कितने उसके बन जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो बेटा ये टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में थियोरेटिकल पार्ट का टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि नया पार्टनर फर्म में जब आएगा तो पुराने वाला एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा, न्यू पार्टनर्स न्यू एग्रीमेंट, नई डीड लिखी जाएगी, और ये चेंजिंग आपके सामने है ही। और आपको मालूम लग गया कि क्यों पार्टनर की जरूरत पड़ती है। पहले वाले पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है, तब नए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, एक एफिशिएंट बंदा मार्केट में है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है मार्केट में, उसके आने से मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है, उसको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं उसको ले आऊँगा और हमारा बिजनेस आगे जा सकता है, तो एडमिशन हो सकता है। और काफ़ी बार बेटा देखने में ये भी आता है कि अपनी फर्म के अंदर एक वर्कर काम करता है, उसको हमारे सारे लू पॉइंट्स भी पता है, हम माल कहाँ से परचेज करते हैं, कहाँ बेचते हैं, कितने का आता है, कितना प्रॉफिट है, और एक ईमानदार बंदा है, तो अपन सोचते हैं कि यार इसकी ईमानदारी की वजह से इसको अपन पार्टनरशिप फर्म में ले लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में आने से सैलरी ख़त्म करवा देंगे इसको हम लोग शेयर्स दे देंगे, तो उसकी वजह से शेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1/4 या 1/5,
तो इसका दिमाग हमारी फर्म में ज़्यादा लगेगा, हमारे लिए अच्छा काम करेगा। पहले वो एज ए एम्प्लॉय सोचता करता, आज वो एज ए एम्प्लॉयर बन जाएगा, तो हमारा भी कुछ बिजनेस ग्रो हो सकता है। और जो बंदे 2 बंदे से हम 3 हो जाएंगे, मैन पावर बढ़ जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में मतलब कुल मिला के एक नए पार्टनर के आने से बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आज हम लोग यही कर रहे हैं बेटा। तो आज का मेरा टॉपिक पहले यही है कि मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवाऊंगा और साथ के साथ बेटा मैं सेक्रीफाइस रेशियो कराऊंगा। मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका कि न्यू रेशियो निकलवाऊँ पहले आपसे मैं और फिर मैं आपसे सेक्रीफाइस रेशियो कराऊँ। तब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो इसके बुक में काफ़ी तरह के कॉन्सेप्ट है, ये इस तरीके से निकालें, इस तरीके से। तो 1 बाय 1 हम लोग बढ़ेंगे। चैप्टर लेंथी है बेटा, टाइम लगेगा इसके अंदर, बट करना अपने मन से है, इत्मीनान से करेंगे अपन। ओके बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी हमें सबको। तो मैं आज आपके साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर चलता हूँ, उसको समझने कैसे करना टाइम। इन 8 पॉइंट को 1 बाय 1 हम लोग करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपके सामने बोर्ड पे आता रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचूंगा कि मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराता रहूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज ना लगे। ठीक है सर। तो आज आप हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो समझा दो कैसे निकालते हैं। तो मैं न्यू प्रॉफिट रेशियो भी निकलवाऊंगा आप लोगों को, साथ के साथ आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाली जाती है वो भी आप करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ये टॉपिक आप साथ ही साथ करेंगे बेटा। ठीक है सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। स्टार्ट करते हैं बेटा अपन यहाँ से। बेटा एक्स पार्टनर है हमारे पास और एक वाई पार्टनर है। इन दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो हमारे पास 3:2 है। पहले मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ एग्जाम्पल्स, फिर देख लेंगे बुक में से। एक्स एंड वाई पार्टनर है बेटा, इन दोनों का रेशियो 3:2 है। तो पहले तो इन्हीं बात को अपन लिख लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर एक पार्टनर अपने पास एक्स है, एक पार्टनर वाई है और एक पार्टनर अपने पास जेड है। ये न्यू एडमिट होएगा पार्टनर जेड। ठीक है सर। जब 2 पार्टनर थे तो उनकी रेशियो को मैं लिख देता हूँ कि ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो है तो पार्टनर हमारे पास एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 3/5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, 3 and 2 5 बन जाता है। तो 3/5 और यहाँ बन गया 2/5। यानी कि जो भी ये कमाएंगे उसका 3/5 and 2/5। और इसको यहाँ पर जेड है ही नहीं, वहाँ पर जब थे ही 2 पार्टनर, जेड तो था ही नहीं, तो जेड तो अब एडमिट होगा। फिलहाल हमारे पास जेड नहीं है, तो मैंने लिखा ओल्ड रेशियो में ये था, ये था, ये था ही नहीं, तो नहीं था। तो इन सब का अगर टोटल करेंगे तो ये बन जाता है 1। आपका वो सर कैसे बन जाता है, तो लो ये 3/5 है, ये 2/5 है, 5 अपने पास एलसीएम आएगा, ये अपने पास 3 आ गया, ये अपने पास 2 आ गया, 5/5 दैट इज 1। इसका मतलब टोटल शेयर हमारे पास 1 हो गया। उस 1 में से 3/5 एंड 2/5 हो गया। अब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है सर, उस पार्टनर का नेम है जेड। जेड 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। तो जब 1/5 के लिए आएगा फर्म में, तो सर 1/5 किससे लेगा। हम टॉपिक कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने की, नई रेशियो अपने को निकालनी है। 2 पार्टनर अपने पास है, एक एक्स एंड वाई है और नया पार्टनर जेड फॉर्म में आ रहा है। जब जेड फॉर्म में आएगा तो उसके बाद अपने को न्यू रेशियो निकालनी है। लो भाई, न्यू प्रॉफिट रेशियो हम लोग निकालना चाहते हैं। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है सर, जेड जो आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। अब ये ध्यान से रखना कि टोटल शेयर हमेशा ही 1 होता है। अगर 1 टोटल शेयर है, ये और ये दोनों मिला के 1 बन रहा है, ये और ये दोनों मिला के 1 बन रहा है सर। नेक्स्ट के अंदर एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, तब शेयर तो 1 ही होगा। उस 1 में से अगर इसको हम लोग 1/5 दे दें, 1 में से अगर 1/5 इसको दे दें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए का और बी का टोटल मिला के 1 बनता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा a + b का 1 बना, जो कि 3/5 और 2/5 जो कि 1 बन गया सर। ठीक है। अब a + b + c का भी 1 ही बनेगा, बट a एंड b का अपने को नहीं पता, c का अपने को पता है 1/5 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ से a + b को ये रखूँगा, 1 में से 1/5 होगा। ये a + b आ गया, 5 एलसीएम आ गया आपके पास।
तो 5 में से 1 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 4/5। तो ये अपने पास आ गया a प्लस बी का अपने पास जो अमाउंट आ गया 4/5 आ गया। ये a का भी है और b का भी है, दोनों का मिलाकर है। ये 4/5 जो बचा हुआ है वो a का अकेले का नहीं है, तो इसमें से कुछ ना कुछ a का है। मतलब ये पूरा का पूरा अगर मैं 4/5 यहाँ लिख देता हूँ तो ये तो 1 बन गया, तो इसका मतलब y चला जाएगा फॉर्म से, नहीं। तो 4/5 में से कुछ x को मिलेगा और 4/5 में से कुछ y को मिलेगा। 4/5 में से कितना x को मिलेगा सर, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, बताया नहीं रखा। सिर्फ इतना बताया है कि x एंड y पार्टनर होते थे पहले, एक न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता था, बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया, बता ही नहीं रहा उसके बाद अपने को। तो बता नहीं रहा तो अपने को खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले ये रेशो हुआ करती थी, ये 1/5 के लिए आ गया, तो 1 में से 1/5 लेस कर दिया तो रिमेनिंग रह गया 4/5। ये 4/5 किसका है बेटा, ये 4/5 है किसका सर, दोनों का है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सर, नहीं लिख सकते। अगर ये आपने लिख दिया तो सर ये तो 1 से एक्सीड कर गया, टोटल शेयर 1 से एक्सीड हो ही नहीं सकता, परसेंटेज 100 से ज़्यादा होती नहीं है। तो ये 1 लगा लो, या इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर आप लगाना चाहो तो 100 लगा लो। अगर आप कहोगे सर ये 1 लोगे तो ये लेना पड़ेगा, अगर इसको 100% ले लोगे तो सर ये 60% हो जाएगा, 40% हो गया, किसी भी तरीके से काम कर लो, बात एक ही पड़ती है। ये 1 है तो ये 1/5 हो गया, तो 4/5 बच गया। तो ये 4/5 जो बच गया क्या x का है सर, नहीं है। तो फिर इसमें से कितना है, तो ये 4/5 जो बच गया, ये 4/5 में से कुछ ना कुछ पार्ट x का होगा और कुछ ना कुछ पार्ट y का होगा। अच्छा, x और y पहले कैसे लिया करते थे, x और y 3:2 में लिया करते थे, तो x और y 3:2 में ही प्रॉफिट को डिवाइड करते थे। तो इसको 3/5 कर देंगे अपन, और यानी कि टोटल जो भी कमाते थे उसमें 3/5 ये लेते थे, 2/5 ये लेता था। अब टोटल कमाएंगे 1 में से 1/5 ये ले लेगा, तो रिमेनिंग तो 4/5 बचेगा ना। तो 4/5 को कैसे डिवाइड करते थे, जैसे पहले डिवाइड करते थे। पहले कैसे करते थे, ये ऐसे करते थे। तो अब 4/5 को 3/5 और 4/5 को 2/5 में डिवाइड करेंगे। ये बेटा अपने पास 12/25 आ गया, ये अपने पास 8/25 आ गया, और ये यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर 5 है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, हम सोचते हैं कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो ये भी 25 बन जाए। तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक है। अब तो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये आ गया 5/25। इसका मीनिंग है ये 12/25 बन गया, ये 8/25 बन गया और ये 5/25 बन गया। सर अगर आप परसेंटेज में बताना चाहो तो इस बात का मीनिंग क्या है, लो परसेंटेज में कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन बेटा अच्छे से करो आप। हाँ जी, यहाँ पर x और y पार्टनर है, दो पार्टनर है, तो इनकी रेशो 3:2 है। इसका मीनिंग हो गया अगर इनके पास 100 रुपये अगर होते हैं, तो 100 रुपये अगर होते हैं तो x को और y को 60 और 40 मिलेंगे। अगर इनके पास 100 रुपये हों, अगर ये 100 रुपये कमाएँ तो 60 और 40 मिलेंगे इनको। अब 60-40 मिलेंगे, और नेक्स्ट अब न्यू पार्टनर फॉर्म में आने के बाद इनके पास 100 रुपये हैं, और न्यू पार्टनर फॉर्म में जब एडमिट होता है उसको आप वो देते हो 1/5, और 1/5 का मीनिंग हो गया 100 रुपये का 1/5 हो गया 20 रुपये। इसका मीनिंग बच गया 80 रुपीज़। 100 में से अगर 20 रुपये आपने हटा दिए तो 80 बच गए। 80 जो बच जाएंगे उसमें से 80 में से x को मिलेंगे और y को मिलेंगे। तो सर कितना मिलेगा, जो 80 मिल जाएंगे, 80 जो बच जाएंगे उस 80 में से कुछ ना कुछ x को मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर x को, उस 80 में से कुछ ना कुछ x को मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर, 80 का 60%। इन लोगों के बीच में 3/5 का मीनिंग है 60% ही लेता है, 2/5 का मीनिंग है 40% ही लेता है। जितना कमाते हैं उसका 60 इसका, जो कमाते हैं उसका 40 इसका। इसमें कमाए 100 हैं, 100 में से इसको तो दे ही दो 20, तो बचे तो 80 ना। तो 80 बचे, तो 80 का 60% कर दूं या मैं 3/5 कर दूं, तो ये बन गया 80 का 60%, 48 आ गया बेटा। और ये 80 का 2/5 अगर मैं कर दूँ, 80 का 60%, 80 का 40%, ये होगा 32। अगर अपन देखें तो इसको मिलेंगे बेटा 32 रुपीज़। पहले 100 रुपये जो कमाते थे उस 100 रुपये का डायरेक्ट 60 और 40 बन जाता था, जिसमें 60 इसको मिल गए और 40 इसको मिल गए। अब ये नया पार्टनर फॉर्म में आ गया, इसको तो 20 रुपये देने ही पड़ेंगे बेटा, तो 20 इसको दे दोगे तो बच कितने जाएंगे 80। तो 80 का 60% 48, 80 का 40% 32। इसका मीनिंग है जिस बंदे को पहले 60 मिला करते थे, आज वो बंदा सिर्फ 80 लेके मान रहा है, तो मतलब 12 रुपये इसने कम कर दिए
इसने त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इसे 40 मिलते थे, आज 32 मिल रहे हैं, तो इसने भी 8 रुपये का सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसने भी सेक्रीफाइस कर दिया, इसने भी सेक्रीफाइस कर दिया, दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस कर दिया। समझ आ रहा है बेटा? सर बिल्कुल, जो ये सेक्रीफाइस करेगा कोई ना कोई तो लेगा, जो ये सेक्रीफाइस करेगा कोई ना कोई लेगा। ये 12 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड पकड़ लेता है 12 रुपये। ये 8 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा था, 8 रुपये पकड़ लेता है, तो 20 रुपये। इन दोनों का सेक्रीफाइस उन दोनों के बराबर हो जाएगा, तो ये अपने पास 20 रुपये आ गए। तो यहाँ पर ये 60% है, ये अपने पास 40% है। अगर इसकी बात की जाए तो ये अपने पास इक्वलेंट टू 48% बन रहा है, ये इक्वलेंट टू 32% बन रहा है, और ये 20% बन रहा है। तो 48%, 32%, और ये समझने के बाद मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो वही बात बन गई। और इधर से बात करता हूँ, तो ये देख लो बेटे 60%, 40%, 20%। अब सर इसका मतलब कि ये ओल्ड है वो न्यू है, तो ओल्ड ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा? मैंने कहा बिल्कुल ज़्यादा आ रहा है। तो ओल्ड था 60, अब मिल रहा है 48, तो इसका मतलब ये 12% सेक्रीफाइस हो गया। ये 40 था, ये 32 है, तो 8 हो गया। तो यहाँ 12 का सेक्रीफाइस है, यहाँ 8 का सेक्रीफाइस है, 12 और 8 20 होते ही हैं, तो ये 20 बन गया। तो इसका मीनिंग है सर न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल गई। अब अगला पॉइंट है, मैंने तो लिखा बोर्ड पे न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालूंगा, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो तो मेरी निकल चुकी है। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकलने का मैंने कहा था कि मैं सेक्रीफाइस पे अलग से टाइम नहीं लगाना, वेस्ट नहीं करना अपने को टाइम। अपन इसी क्वेश्चन में अपन सेक्रीफाइस भी साथ साथ कर देते हैं। सर सेक्रीफाइस जल्दी से करा दो, क्या होगा सेक्रीफाइस? तुम्हें क्या लगता है सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा? ये कर रहे होंगे इस नए पार्टनर के लिए, तो इनको ज़्यादा मिलता था, अब इन्होंने कम मिल रहा है। ये ज़्यादा ही होगा, वो कम होगा, जितना ये हो उतना ही वो हो, तो फिर ये कहाँ से ले लेगा? तो ये ज़्यादा ही होता है, ये कम ही होगा, जो इन दोनों गैप होगा वो उसको मिल रहा होता है। सर ठीक है, तो ये आ गया जी अपने पास सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगी सर, ये ज़्यादा होगी और ये कम होगी, तभी तो वो नया पार्टनर कुछ ले पाएगा। अगर ये दोनों सेम ही होंगे तो उसको मिलेगा क्या? फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो अपने पास ओल्ड रेशियो है अपने पास 3/5 और न्यू रेशियो है अपने पास 12/25। ये अपने पास है बेटा 2/5 और ये है 8/25। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें, एडजस्टमेंट कर दें, तो 25 एलसीएम आ जाएगा इसका। 3/5 एंड 12/25, 25 एलसीएम आ गया, ये 5 आ गया, तो ये आ गया 15, और ये अपने पास आ गया बेटा 3/25। ये 5 × 2 10, 10 - 8 2/25। इसका मीनिंग है ये 3/25 और ये 2/25। इसका मीनिंग है सेक्रीफाइस की अगर बात करते हैं सर, इसका कुछ आएगा सर, ये कोई सेक्रीफाइस थोड़ा ना कर रहा है, सेक्रीफाइस तो वही लोग कर रहे हैं। तो अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से कि आप इसको रेशियो में लिखोगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकल के आएगी, सेक्रीफाइस निकालोगे तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आएगी। ठीक है जी, हाँ जी सर बताया था आपने। तो अब देख लो ओल्ड रेशियो क्या थी, ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो ये 5 और 5 कैंसिल करवा देते हैं, घट जाता है ये, तो 3:2। ये ओल्ड रेशियो है, यहाँ पर 25 है, यहाँ 25 है, 25 है, हटाओ इसको, तो ये आ गया 12, 8 एंड 5। ये अपने पास न्यू रेशियो आ चुकी है। सेक्रीफाइस ये 3/25 है, ये 2/25 है, तो सेक्रीफाइस आ गया अपने पास 3/। जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पर x सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा है, y कम कर रहा है, तो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा z के लिए उतना ही उसको गुडविल का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। यानी कि थर्ड टॉपिक में मैंने गुडविल करानी है आपको, तो गुडविल कितनी लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा तो गुडविल डिवाइड होगी उन पार्टनर ने जिन्होंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा। तो बेटा एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया जिसमें 2 पार्टनर हैं, एक न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया था, उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट हो गया, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ नहीं बता रखा। तो अपन 1 में से 1/5 लेस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट उन पार्टनर को दे देंगे जो पहले डिवाइड करते थे। तो बेटा ये लेक्चर अपना हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी चैप्टर के अंदर वो सब आपको मिल चुका है। बट बेटा ध्यान से एक बात सुन लो मेरी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स अपने को दिए जाएंगे वो सब एग्जाम्पल आपको करने हैं, ध्यान रखना इस बात का। नंबर 2, जो बैक क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको करने होंगे। थर्ड, डेली की डेली का काम करना होगा, तब चैप्टर जाके आसान लगेगा। अदरवाइज बेटे पढ़ाते हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं,
एडमिशन चैप्टर करने के बाद एडमिशन समझ आ जाएगा, फिर रिटायरमेंट तुम्हें समझ आ जाएगा, फिर बाद में दोनों मिक्स होते फिरेंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट की स्टडी पढ़ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं रेशो निकाल रहा हूँ, वो किस तरीके से निकल रही है। कहीं भी आप क्रैम मत करना, रट्टा मत मारना बेटे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, तो वो हम लोग कर रहे हैं अब। तो ये एक लेक्चर हमारा इस चैप्टर पर लग गया। तो बेटा प्लीज़ इसको आराम से करते रहें, अपने अपने घर रहें, स्टे होम, बिल्कुल सुरक्षित रहो आप, और घर बैठे तुम्हें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आराम से इन क्लास को लगाते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।